आसमान नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। कुर्सी बचाने नहीं, तब्दीली लाने के लिए आया हूं मैं। इमरान खान साहब इतना गुस्से में क्यों है, दबाव का शिकार क्यों है जब से नवाज शरीफ बाहर गए हैं? वो तो अभी कह रहे हैं कि मैं हैरान हो गया, मैं परेशान हो गया। मुझे बताया गया था कि नवाज शरीफ साहब जो है ना उनकी किडनी ठीक, ना उनका हार्ट ठीक, ना उनकी प्लेटलेट सही, लेकिन सीढ़ियों पे चढ़ते हुए जब मैंने देखा तो मैं हैरान रह गया। क्या अब शक किया जा रहा है अपने बोर्ड के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर? जो खान साहब को बताया गया वो उसी तरह नहीं हुआ। मैं चोरों से डील नहीं करूंगा, अगर मैंने की तो यह मुल्क के साथ गद्दारी होगी। और मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही हैं कि इमरान खान सियासी इंतकाम में अंधे हो गए हैं, उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है और वो परेशान है हद से ज्यादा। दूसरी चीज, सब सियासी जमातें बार बार तनकीद कर रही हैं, बार बार ये कह रही हैं कि इंतकाम लिया जा रहा है। एहसाब किसी सब का नहीं हो रहा, सिर्फ अपोजिशन जमातों का हो रहा है। चेयरमैन नेब ने कहा जिस तरह कि अब हवा का रुख तब्दील होगा, सिर्फ अपने ही नहीं, पराए ही नहीं, वो लोग जो खान साहब के लेफ्ट और राइट थे, इत्तेहादी थे, MQM ने कहा हम भी मायूस हैं, GDA ने, पीर साहब पागारा ने कहा हम भी मायूस हैं, इस हुकूमत से इत्तेहादी भी दूर होने लगे हैं। क्या इलेक्शन, नए इलेक्शन, क्या मौलाना फजल रहमान खाली हाथ नहीं गए, कुछ लेके गए हैं? जिस तरह उन्होंने दावे किए, मुझे बहुत सी चीजें ऑफर हुई हैं, और जिस तरह परवेज इलाही साहब ने कहा कि मौलाना साहब समझौते के तहत गए, इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दिया नुसरत वाहिद साहब, PTI की MNA है, सीनियर रहनुमा है, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, प्रेसिडेंट भी औरत विंग की रह चुकी हैं सिंध की। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। शुक्रिया। उसके साथ शबनम लगारी साहबा PTI PP की रहनुमा है, MPA रह चुकी हैं, बड़ी सीनियर रहनुमा है। शबनम, मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ डॉक्टर फौजिया हमीद साहबा PSP की रहनुमा है, MNA रह चुकी हैं, अभी भी सीनियर हैं अपनी पार्टी के अंदर। मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपनी तरफ। कुर्सी बचाने नहीं, तब्दीली लाने आ रहा हूं। परेशान कर दिया है नवाज शरीफ की बीमारी और जाना। खान साहब को यकीन ही नहीं था को जिस तरह वो सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे, परेशान हो गए। वजीर आजम परेशान हो गया, उसके साथ हाथ हो गया क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। देखें, खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर रहे थे अपनी परेशानी की, वो एक्चुअल परेशानी नहीं थी, वो एक हैरानी होती है कि एक आदमी जिसके प्लेटलेट्स 2000 रह गए हैं, उसके 3 दफ़ा बाईपास हो चुके हैं, उसके 7 दफ़ा एनजीओ हो, क्या कहते हैं उसको, एंजियोग्राफी। हाँ, एंजियोग्राफी, 7 दफ़ा एंजियोग्राफी हो चुकी है। उसके अलावा उन्हें शुगर भी है, उसके अलावा उन्हें जिगर का आर्जा भी है, और ही वॉज अबाउट टू डाई। अगर उन्हें फ़ौरन नहीं भेजा गया तो वो खुदा न खास्ता फौत हो जाएंगे। अगर फौत हो जाएंगे तो एक और भुट्टो ज़िंदा हो जाएगा, फिर वो बड़ा मसला बन जाएगा। जब इस किस्म की रिपोर्ट्स आएंगी और आप एक हट्टे कट्टे आदमी को देखेंगे कि वो तकरीबन भागता हुआ सीढ़ियों पे चढ़ रहा है और जा रहा है, तो बंदा हैरान नहीं होगा तो और क्या होगा? इसमें परेशानी नहीं होगी, इसमें हैरानी ज़्यादा होगी कि कितना ज़्यादा फ्रॉड किया गया है उनके साथ, या जो टीम थी वो क्या कर रही है कि वो सारी, अगर वो शौकत खानम से भी गए हैं लोग, और हमारी हेल्थ मिनिस्टर लाहौर की जो हैं, वो पंजाब की जो हैं, वो भी यही कह रही हैं कि बीमार हैं। सब उनको जो रिपोर्ट दे रहे हैं उसमें भी यही हो रहा है कि बीमार हैं। वो तो लोग खुद कह ही रहे हैं। ज़ाहिर है उनके डॉक्टर अदनान बहुत ही बड़े एक्सपर्ट नज़र आते हैं शक्ल से कि वो कितना के मेडिकल जानते होंगे और कितने एक्सपर्ट हैं वो। तो वो जो रिपोर्ट दे रहे हैं, ज़ाहिर है वही रिपोर्ट के लोग आगे पहुंचा रहे थे। तो ये बहुत ज़्यादा हैरानी की बात थी हम सब के लिए भी। और फिर जहाज़ में वो जिस तरह बैठ के इशारे कर रहे हैं, वो शुगर पेशेंट है, उनके आगे अंगूर रखे हुए हैं। शुगर पेशेंट, अंगूर जहर है उसके लिए, लेकिन उनके तो रखे हुए तो खाने के लिए नहीं होंगे, हो खाने के लिए हॉस्पिटलिटी की तरह नहीं हॉस्पिटल। लेकिन क्या डॉक्टर साहब, एक चीज, परेशानी कोई, शौकत खानम का डॉक्टर, उसने गलत बयानी की खान साहब के साथ? नहीं। जो मेडिकल बोर्ड बना था गवर्नमेंट का, उसने गलत बयानी की? जो डॉक्टर अदनान है और उनका हॉस्पिटल, जो मियां साहब लोगों का अपना हॉस्पिटल है, वहां से जो रिपोर्ट्स आती रही हैं, जाहिर है वही वो लोग उनको भी। लेकिन ये सर्विसेज हॉस्पिटल से जब गए, वहां की रिपोर्ट्स हैं, आपके अपने डॉक्टर्स की, गवर्नमेंट्स के डॉक्टर्स की रिपोर्ट? हमारे डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स नहीं है, रिपोर्ट्स उन्हीं के डॉक्टर की दी हुई है।
ہمارے ڈاکٹر جا کے بلڈ نہیں نکال رہے ہوتا، میڈیکل بورڈ تھا، وہ سارے بیٹھ کے وہ ڈاکٹر عدنان ہی ان کو گائیڈ کر رہے ہوتے تھے نا، وہ خود سے تو نہیں جا کے، کسی کو اجازت نہیں تھی ان کے کمرے کے اندر جانے کی اور کسی قسم کا ٹیسٹ لینے کی۔ وہ آپ یہ دیکھیں دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا مریض ہو جو ہاسپٹل سے گھر جاتا ہو، مریض عموماً ہاسپٹل سے نہیں گھر سے ہاسپٹل جاتے ہیں، یہاں یہ گھر چلے گئے۔ پہلے بھی ان کو جو ضمانت ملی تھی اس میں بھی وہ ماشاءاللہ اسی طرح ہٹے کٹے گھر میں نہاری لیکن خان صاحب نے کہا مجھے رحم آ گیا۔ ظاہر ہے جب اس قسم کی سچویشن، اگر میں بھی کہہ دوں کہ میں اتنی بیمار ہوں اور میرے ساتھ یہی کچھ ہونے والا ہے، لیکن خیر میں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوں، وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں، تو وہ اتنا جھوٹ کوئی ایکسپیکٹ کر سکتا ہے اس آدمی سے؟ لیکن خان صاحب نے دوسری ایک چیز کہی، بار بار NRO کی بات، بار بار ڈیل اور ڈھیل کی بات، خان صاحب کے ہاتھ میں ہے، دے سکتے ہیں۔ بہت پاورفل انسان ہے وہ، کورٹس کے اندر کیسز چل رہے ہیں میڈم؟ بالکل کورٹس کے اوپر چل رہے ہیں، اور ان دونوں جماعتوں نے ہی ایک دوسرے کے اوپر چلائے ہیں، ہم نے کوئی ان کے اوپر کیس نہیں بنایا، نہ ہم نے کسی قسم کا وہ کیا۔ ہاں NRO دینے کا مطلب یہاں پہ یہ آتا ہے کہ میں اپنا انفلوئنس نہیں ڈالوں گا، نہ نیب کے اوپر اور نہ ہی عدالتوں کے اوپر، وہ لوگ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں اور اسی طرح کرتے رہیں گے، ہم کچھ نہیں کر رہے۔ لیکن دوسری چیز آپ کی گورنمنٹ، ہمارا گراف، ہماری مقبولیت، ہماری کریڈیبلٹی عوام کے اندر بہت ہے، اعتماد عوام کا ہمارے اوپر آج بھی ہے، 14 مہینے کے بعد بھی آپ کے اپنے لوگ MQM، آپ کے اتحادی GDA پیر صاحب وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں مایوس کیا۔ 162 ارب روپے کا کراچی سے وعدہ، آپ آج تک سندھ کو ڈاگ بائٹس کے لیے ویکسینیشن نہیں دے رہے ہیں، یہ GDA والے کہہ رہے ہیں۔ یہ بالکل وہ کہہ رہے ہیں اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ PTI کی حکومت ایک دن آئے گی اور دوسرے دن حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن جب آپ انٹر ہوتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں تباہی کس طرح کی ہو رہی ہے، ایک ادارہ جو ہے وہ نہ صرف نقصان میں بلکہ بہت زیادہ نقصان میں، آلموسٹ 100 ارب ڈالر کا جو تھا کسی ایک ادارے کے اوپر وہ نقصان میں جا رہا تھا۔ اس قسم کے ادارے کو جس میں آپ کو 6000 ارب روپے روزانہ، ڈالر روزانہ قرضے کی مد میں دینے پڑتے ہیں، سود کی مد میں، قرضے کی مد میں سود کی۔ لیکن اتنے دعوے کیوں کیے تھے، وعدے کیوں کیے تھے، خواب کیوں دکھایا گیا تھا؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے کہ خواب کیوں دکھایا تھا، ہم باہر رہ کے سمجھ نہیں پاتے کہ کتنا زیادہ فراڈ ہو چکا ہے، لیکن جب انٹر ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ تو دنیا ہی الٹی پڑی ہوئی ہے، تو اس کو سیدھا کرنے میں 1 سال لگ گیا ہے، ابھی مزید 1 سال اور تھوڑا سا عوام کو تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ 22 سال جدوجہد خان صاحب نے کی، 22 سال میں بھی یہی اسپیچ سنی، آج بھی یہی اسپیچ سن رہے ہیں، وزیر اعظم بننے سے بھی یہی باتیں، بعد میں بھی یہی باتیں، تبدیلی کیا ہوئی؟ تبدیلی یہ ہوئی کہ اب جو پیسہ آ رہا ہے یا جو پیسہ لگایا جا رہا ہے وہ ایکچولی جگہوں پہ لگ رہا ہے جہاں پہ لگنا چاہیے۔ کوئی بڑا پروجیکٹ بتا دیں جہاں پیسہ لگ رہا ہے؟ نہیں، یہ بڑا پروجیکٹ نہیں ہے، اس پیسے کو سیو کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا قرضہ اس پورے 13 مہینوں میں آپ کو پتہ ہے $10 بلین ہم نے قرضہ ادا کیا ہے، جو آج تک کسی حکومت نے کبھی نہیں کیا۔ یہ لوگ تو صرف لے کے اور اپنی جیبوں میں ڈال کے 2-4 دکھانے کے لیے لڑکے ہیں۔ شبنم صاحبہ، میڈم کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ملک جس طرح ملا حالات بہتر نہیں تھے، تباہی کی آپ نے، نون لیگ کی گورنمنٹ نے، اور خان صاحب واقعی NRO کسی کو نہیں دینا چاہتے، اور نواز شریف صاحب بھی جس طرح گئے اس کے اوپر بھی شک و شبہات ہیں۔ شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے موقع دیا۔ امتیاز صاحب آپ دیکھیں کنٹینر کی اسپیچیں جو وعدے کیے تھے اس نے اپنے پاکستان کے عوام کے ساتھ، خاص طور پہ نوجوانوں کے ساتھ، وہ سراسر دھوکہ دیا ان کو، سہانے خواب دکھائے کہ میں آپ کو جابز دوں گا، میں آپ کو نئے گھر بناؤں، غریبوں کو گھر دوں گا اور نوکریاں دوں گا اور پورا ٹوٹل سسٹم چینج کروں گا، سارے لوگ کرپٹ ہیں، اتنے سارے پیسے کھا گئے۔ جب مہنگائی بڑھتی ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے تو وزیر اعظم جو مین ہوتا ہے وہ کرپٹ ہوتا ہے۔ اس تو وقت ثابت نے 14 مہینے میں ثابت کر کے دکھایا عمران خان کی ایک بات صحیح رہی، جب کرپشن ہوتی ہے تو اوپر سے لیول اوپر سے ہوتی ہے، تو اب اس نے ثابت کر کے دیا میں خود کرپٹ ہوں، اس لیے نیچے سے ساری کرپشن ہو رہی ہے اور ملک ترقی نہیں کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ چور ڈاکو اس کو نہیں چھوڑوں گا، فلان چور ہے، فلان ڈاکو یہ ہے، بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلا آپ کی چلتی کدھر ہے، آپ سے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، کس طرح آپ NRO آپ نے دیا، کس طرح دبا میں دیا، وہ تو آپ کو ہی پتہ ہوگا۔ نواز شریف صاحب چلے گئے، بیمار تھے، جو بھی تھے بیمار تھے وہ چلے گئے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے اپنے گورنمنٹ سے، وفاق سے، جیسے آپ نے نواز شریف کو بھیجا باہر،
बीमारी की बुनियाद पे। इस तरह हमारा ये है कि हम नहीं चाहते हम भाग जाएंगे, क्यों हमारा लीडर आसिफ अली जरदारी 11 साल बगैर किसी सबूत के 11 साल जेल में काटे हैं और कोई सबूत नहीं मिला, वो मतलब आज़ाद हो गए, बरी हो गए। अब ये वाकई रियली बीमार है, एक तो उसकी एज नहीं है, दूसरे वो रियल नवाज शरीफ से 10 गुना ज़्यादा बीमार है, उसको शुगर की तकलीफ़ है, उसकी शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रही, ब्लड प्रेशर है, उसके अलावा 3-4 उसकी और भी बीमारी हैं, उसकी बॉडी में कंट्रोल नहीं हो रहा, उसमें वाइब्रेशन होती है हाथ वगैरह में, शिवरिंग होती है, तो उसमें शिवरिंग होती है, आपने खुद देखा होगा, काफ़ी लोगों ने देखा होगा, वो उसको उठने में बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, वो कोर्ट तक नहीं जा सकता, इतना बीमार। हमारा सिर्फ ये मुतालबा है कि अगर वो केस जो ट्रायल चल रहा है वो अपना पिंडी में क्यों चल रहा है, इस्लामाबाद में क्यों चल रहा है, वो सिंध में क्यों नहीं चल रहा। आपने एलिगेशन लगाए थे कि ये सिंध में केस सिंध का है, चल पिंडी में रहा, क्राइम सिंध में हुआ, अगर क्राइम सिंध में हुआ तो केस भी अब सिंध में चला है ना, वफाक में क्यों चला है। इस तरह नवाज शरीफ वजीर आजम साहब का केस पंजाब में चलाता था, उसका केस पंजाब में चला, वफाक में चला, उसका सिंध में क्यों नहीं चला, हमारा क्यों सिंध में चला। दूसरी हमें ये खदशात है कि वफाक पे हमें कोई ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि पिंडी से हमने 3 लाशें सिंध में आई, एक वजीर आजम अपना लियाकत अली खान, उसको गोली से उड़ाया गया, उसकी लाश भी वो सिंधी था, सिंध में आई इसकी लाश। दूसरा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वो आपने फांसी पे चढ़ाया, उसकी लाश भी सिंध में आई। मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा, उसकी लाश भी सिंध में भेजी गई, तोहफा भेजा गया, 3 तोहफे आए सिंध में, तो आखिर सिंध कितना बर्दाश्त करेगा। हमें बहुत खदशात है, बहुत तकलीफ है, खुदारा आप हमें अपना आसिफ अली जरदारी सिंध में भेजे, वहाँ पे केस ठीक है मैडम, आपकी तरफ के मेडिकल स्टाफ अपना जो जाती है डॉक्टर है, डॉक्टर साहब आप किस तरह देख रहे हैं, हुकूमत मानने के लिए कोई चीज तैयार नहीं है, न महंगाई, न बेरोजगारी, जो मुल्क के हालात, न वादे न दावे। अब नवाज शरीफ साहब भी गए, कह रहे हैं एनआरओ भी नहीं देंगे, हम किसी दबाव में नहीं, क्या कहेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तियाज़ साहब, सबसे पहले तो जो आपने गुफ्तगू पहले की है और मेरी बहन ने भी बताया कि वज़ीर आज़म साहब जो 3 दफ़ा बने और उसके बाद उनको बाहर भेजा गया और अचानक वज़ीर आज़म साहब को बहुत हैरानगी हो गई कि वो सीढ़ियाँ चढ़ के जा रहे हैं। तो हैरानगी तो इस आवाम को हो रही है, इस कौम को हो रही है जिन्होंने अपना कॉन्फिडेंस उन पे जो है शो किया था, और इतना मिस इन्फॉर्म्ड प्राइम मिनिस्टर है जिसको यही नहीं पता कि आपके मुल्क से एक शख्स जा रहा है वो बीमार है या नहीं है। आपकी अपनी हेल्थ मिनिस्टर पंजाब की, वो इतनी मिस इन्फॉर्म्ड हैं, वो खुद भी डॉक्टर है, तो वो जो है वो देख के वो जाके देख नहीं सकती थी जो पेशेंट है कि वो बीमार है या नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं, जो हमें कहाँ जा रहे हैं हम, मतलब जो पेशेंट है क्या वो चांद पे बैठा हुआ है, आपका एक्सेस नहीं है उस पेशेंट तक। तो अब जो वो बातें वही हैं कि यू टर्न स्पेशलिस्ट हैं, इन्होंने हमेशा जो बातें कहनी होती हैं उसके बाद ये यू टर्न लेते हैं। वो चला गया, जाने वाला चला गया, और अब आप जो है तालियां बजाएं और आप जो मर्जी करें, ठीक। एक चीज़, दूसरी बात, आपने महंगाई की बात की है। देखिए, कोई चीज़ जब आपकी नीयत नहीं होगी ना काम करने की, तो आप काम नहीं करेंगे। जब नीयत होगी तो काम होगा। हमारे पास इस वक्त जो गवर्नमेंट है उसमें ये है कि उन्होंने सिवाय पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के और कोई काम नहीं कर रहे, इसी को उन्होंने फोकस किया हुआ, इसी पे वो काम कर रहे हैं। अवाम भाड़ में जाए, उनके चूल्हे बंद होते हैं, बंद हो जाएं, कोई खुदकुशी करता रहे, उनको इससे कोई लेना देना नहीं। उनको ये देखना है कि जो करप्शन है उसको हम नहीं, भाई करप्शन को ख़त्म करो, लेकिन इसके साथ साथ दूसरों को भी तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करो जिन्होंने आपको वोट दिया है, जिनकी उम्मीदें जो हैं आपके साथ जुड़ी हुई हैं, उनको तो आप देख नहीं रहे। हालत यह है कि आपके मुल्क में टमाटर तक नहीं मिल रहा, तो और उसका ये कहा जाता है अगर वो नहीं है तो दही ले ले। अगर ये काम नहीं कर, मतलब आपसे हम मशवरे। लेकिन एक भी चीज डॉक्टर साहब, ये वजीर आजम मानने के लिए तैयार है। अगर कहते हैं मुल्क के हालात, कहते हैं पिछली गवर्नमेंट, अगर कहते हैं कि ये कहते हैं कि ताकतवर और कमजोर में जो है ना फर्क जुडिशरी खत्म करे, चीफ जस्टिस ने रद्द अमल दिया, आप लोगों ने उनको छोड़ा है।
वजीर आजम आपने छोड़ा है, उसके ऊपर भी उनको जवाब नहीं, कोई चीज मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए मैं समझती हूँ कि ये पॉलिटिकली बहुत इमेच्योर है, ठीक है। जब आप पॉलिटिकली इमेच्योर होते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो आप अपने सीनियर की बात समझ लें या आपने किसी और की राय का एहतराम करें। हाँ, इनके साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है, एक तो राय का एहतराम भी नहीं कर रहे, किसी की बात भी नहीं सुन रहे, और जो इनको मशवरे दे रहे हैं वो हाँ बात उनकी सुनते हैं जो इनकी तारीफ़ करते हैं, जो दरबारी हैं जो इनको तारीफ कर रहे हैं उनकी ये बात सुने जी। इसी वजह से तो आज क्या अटेंशन डाइवर्ट नहीं कर रहे कि बार बार एनआरओ के पीछे छुप जाते हैं, अपनी नाअहली, जो बैड गवर्नेंस है, जो इन्होंने डिलीवर नहीं किया, जितनी कमिटमेंट की थी, बार बार लोगों की अटेंशन डाइवर्ट नहीं कर रहे। देखिए अटेंशन तो डाइवर्ट इन्होंने की है, कभी कौन सा इशू कभी कौन सा इशू लेकर के आ जाते हैं। बात बैड गवर्नेंस की तो मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सा एक आपको अभी बता देती हूँ कि इनके एमपीएस एमएनएस जो हैं वो उन इलाकों में जाके देख लें जिन इलाकों से उन्होंने कॉन्टेक्ट किया। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहिबा से आऊंगा, वो बात अपनी खत्म करें, फिर एमएनए साहिबा की तरफ आऊंगा। नाज़रीन ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आता हूं। वेलकम बैक। डॉक्टर साहिबा, दो चीजें और बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मानते भी नहीं है। जिस तरह इन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए। इनके अपने इत्तेहादी जिनको इमरान खान ने टास्क दिया था कि मौलाना से बात करें, परवेज इलाही साहब ने कहा है कि मौलाना किसी समझौते के तहत गया है, किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत गया है। मौलाना कह रहा है कि मैं ऐसे वापस नहीं हुआ, मुझे क्या क्या चीजें ऑफर नहीं, आप जब जल्दी देखेंगे कोई तब्दीली। दूसरी चीज, चेयरमैन नेब ने एक चीज कही है कि हवा का रुख तब्दील होने वाला है, क्या लग रहा है आपको? देखिए मौजूदा हुकूमत जो ये बात करे, इमरान खान साहब ने ये कहा कि मुल्क से गद्दारी की बात की कि अगर एनआरओ दूंगा और ये तमाम चीज़ें। आपने तो माजी में ये कहा था कि इन लोगों के साथ ईमानदार बताएं, एनआरओ देते कौन है? आपको पता है खुद? हाँ, पहली बात तो ये कि आपको खुद पता है देते कौन है? आपने वो पूछते हैं आपने जिन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कहा कि इनको अगर हम अपने साथ बिठाएंगे तो हमसे ज़्यादा बड़ा गद्दार नहीं है, आज वो आपके बराबर में बैठे हुए हैं। उसके बाद आपने खुद सियासत में आने से पहले सियासत के लिए जो कुछ आपने बोला था, आज आप वही काम करना है ना। तो मुझे तो कहीं लगता है कि खान साहब जो हैं उनकी शख्सियत कुछ और है और जो उनको डायरेक्शंस दी जाती हैं वो पाबंद हैं उन डायरेक्शंस। क्या फैसला साजी खान साहब के हाथ में नहीं है? कहीं देखिए ये जिस तरह की उनकी शख्सियत है उससे तो मुझे नहीं लगता कि ये फैसले वो खुद कर रहे हैं, कहीं से फैसले हो रहे हैं और उनको वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और सिर्फ आवाम की अब नेक्स्ट इलेक्शंस की वजह से अपनी जो है थोड़ा जो रही सही उनकी थोड़ी सी इज्जत रहेगी उसको बचाने के लिए वो इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। आवाम बहुत तेज़ है, आवाम अब समझ गई है कि आपने जिस तरह से ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है आवाम को, अब अगले इलेक्शन में आपको अंदाज़ा होगा कि आवाम अपने जो वोट की ताकत से क्या करेगी, क्योंकि इस तरह नहीं होता। आपने जो जो चीज़ें कहीं तमाम कोई एक चीज़ मुझे आप बता दें कि उस चीज़ पे अमल दरामद हुआ हो। आप अगर 10 फैसले वादे किए उन 10 वादों में से 0.01% वादा मुझे बता दें जो आपने पूरा। लेकिन लोग कहते हैं कि वोट अवाम से लेते हैं, इक़्तिदार कहीं और से मिलता है। देखिए इस बार जो इलेक्शन हुआ है, बल्कि इलेक्शन ही सिलेक्शन जो हुआ है, और जिन्होंने सिलेक्शन की है अब वो भी सर पकड़ के बैठे हुए हैं, मायूस हुए, चीखें निकल गई हैं। जो आपने वादे दावे किए थे कोई एक बात भी सही साबित नहीं। आपके इत्तेहादी भी आपसे नाराज, नेब चेयरमैन करेंगे, हवा का रुख भी तब्दील होने वाला है। अभी आपके लोगों के ऊपर भी जो इंक्वायरीज रेफरेंस चल रहे हैं वो भी अभी नेब के रेडार पे आएंगे। बिल्कुल आएंगे, ये कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल हमारे लिए नई बात नहीं है। राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब यही कहते रहे, एहतसाब सबका होगा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, एहतसाब सबका होगा। और अब अगर वो नैब चेयरमैन समझ रहे हैं कि दिस इज़ हाई टाइम कि उनको पीटीआई के लोगों की तरफ आना चाहिए तो ही शुड कम। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर जिन लोगों ने कोई करप्शन की है, जिन लोगों ने कोई गलत काम किया है, उनका एहतसाब होना ज़रूरी है, होना चाहिए, ताकि आवाम को पता चले कि ये हुकूमत अकलौती हुकूमत ऐसी है जो अपनी हुकूमत में रहते हुए अपने मिनिस्टर्स के ऊपर, अपने एडवाइज़र्स के ऊपर या अपने जो भी उसके पार्टी कारकुन हैं उनके ऊपर अगर वो मुकदमे चलते हैं तो हम पूरी सपोर्ट करेंगे। हम बिल्कुल किसी तरह की मुदाखलत नहीं करेंगे, जैसे कि पहले नहीं की। आपको पता है अलीम खान के साथ हुआ, जहांगीर तरीन के साथ हुआ, सवाती साहब के साथ हुआ, दे वर ऑल सर्विंग पीपल, और वो
بیٹھ گئے ابھی ان کے پرویز خٹک صاحب کے اوپر ہے، اپنا زلفی بخاری کے اوپر، جیل میں جانے چاہیے ان لوگوں کو. دیکھیں زلفی بخاری کے اوپر تو ہی واز ناٹ آن ECL، وہ ECL پہ نہیں تھے، وہ بلیک لسٹ میں تھے، بلیک لسٹ میں بھی نہیں تھے، وہ کچھ اور اس کو کہتے ہیں، وہ کچھ ڈارک وہ یا بلاک کرتے ہیں اس کو، کہ ان کو یہ نہیں تھا کہ ان کے اوپر کوئی الزام لگا ہوا ہے یا وہ نیب میں ان کے اوپر کوئی مقدمہ چل رہا ہے یا کوئی الزام ہے ان کے اوپر، تو وہ ساری عمر باہر رہے ہیں، وہ وہیں سے کماتے رہے ہیں، وہ کر کے وہ ایک کے بجائے 100 ابھی ڈیول نیشنلٹی ہے، وہ کابینہ میں کس طرح بیٹھ سکتے ہیں؟ بڑے راز ہوتے ہیں ملکوں کے، بڑی چیزیں ہوتی ہیں، فیصلہ سازی ہوتی ہے. ڈیول نیشنلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو مشکل وقت پڑا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور پھر آپ یہاں پہ ڈیول نیشنلٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے امریکہ، آپ نے وہاں سے حلف لیا ہوا ہے کہ ہم آپ سے وفادار ہیں، ہمارے ساتھ وفادار نہیں ہیں، جو ہمارے ساتھ وفادار نہیں ہیں، جو جن کے ساتھ وفادار ہیں ان کو آپ کابینہ میں کس طرح؟ اگر وہ اس کے تھے تو انہوں نے وہ ختم کر دی، ڈیول نیشنلٹی ختم کر دی، وِتھڈرا کر لی، اب نہیں ہے، کوئی ایسا بیان نہیں ہے، کوئی ایسی اس سے فرق نہیں پڑتا، بیان نہیں آیا، ہر چیز کا ضروری نہیں کہ بیان آ رہا ہو، اور وہ آدمی جو اس کے اوپر الزام لگائے گئے ہیں وہ ایکچولی اس کے اوپر. آپ کیا کہہ رہی ہیں میرے صاحب، ان لوگوں کو جن کے اوپر کیسز ہیں سب ان پہ ہاتھ ڈالنا چاہیے، پکڑنا چاہیے؟ بالکل ڈالیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. رکاوٹ ہے نا خان صاحب، انفلوئنس کر رہے ہیں نا. بالکل انفلوئنس نہیں کر رہے، خان صاحب ہی تو دنیا کے شاید پہلے اور آخری پاکستانی ہیں جو کسی قسم کا انفلوئنس نہیں کر رہے. وہ رات کو فون کر کے جج کو نہیں کہتے کہ اس کو اتنے دن کی پنشمنٹ دے دو، اس کو اتنے دن کے لیے اندر کر دو، اس کو باہر نکال دو. یہاں پہ کچھ ایسا نہیں ہوتا، جو کسی جج کا دل کرتا ہے وہ کرتا ہے، جو نیب کے چیئرمین کا دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں. ہم لوگ کسی طرح کا کوئی انفلوئنس نہیں ڈال رہے، چاہے وہ ہمارے لوگ ہیں چاہے وہ کوئی اور ہے، اس سے فرق نہیں پڑ رہا. اور ہم انشاءاللہ آئندہ بھی لیکن یہی نیب جو ہے اپوزیشن کے خلاف آزاد ہے، آپ لوگوں کے خلاف آزاد کیوں نہیں ہے؟ بالکل آزاد ہے. کس نے آپ کو کہہ دیا کہ آزاد نظر ہی نہیں آتا، ایکٹیو میں نہیں ہوتے. پہلے شروع میں آپ کو پتا ہے کہ نیب کے چیئرمین نے کیا کہا تھا؟ پہلے میں 70 سال کے لوگوں کو بھگتاؤں گا، اس کے بعد پھر اس کے بعد اس کی ویڈیو جو آئی جس طرح وہ جو بھی آئی اس کا nobody to discuss. تو اس کے بعد جب ان کو فیل ہو رہا ہے کہ ہاں وہ ان کے ساتھ ہو گیا، اب ادھر آنا چاہیے تو وہ ادھر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف شبنم آؤں گا. آپ کی طرف آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ ان کی گورننس پہ بڑی تنقید کر رہی ہیں. سندھ کے اندر آپ کو تیسرا دور ہے، یہاں بھی بہتری نہیں نظر آ رہی، یہاں بھی بہتر حالات نہیں ہیں، یہاں بھی بہتری کی طرف ہم نہیں جا رہے. امتیاز میر، میں آپ کو ایک بات شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. ابھی جو ہم سن رہے ہیں کہ معاشی حالت پوری تباہ ہو گئی ہے، پیسہ نہیں ہے ملک میں، کیا نہیں ہے، کچھ نہیں ہوا، آج تک کوئی نیا پروجیکٹ کھلا ہی نہیں، خاص طور پہ عوام کے لیے، جو عوام کو ریلیف ملے. ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، ٹماٹر آپ نے دیکھا، پیٹرول دیکھا، ہر چیز، لائٹ، بجلی، گیس، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. پیسے ہیں نہیں ملک میں، بجلی مہنگی ہو گئی. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ 10 مہینے میں ملک کا خزانہ خالی تھا، جب ان لوگوں نے حکومت سنبھالی ملک کا خزانہ خالی تھا. 10 مہینوں میں 4 ایکڑ سے 42 ایکڑ گرو نانک کیسے بن گیا؟ ہاں کہہ رہے ہیں کہ کرتارپور کا آپ کے پاس پیسہ اتنا اس کے بعد میں آتی ہوں سندھ میں، یہ ایک سوال آپ میں نے بعد میں جواب دینا. اس کے بعد آتی ہوں سندھ میں. سندھ میں آپ نے دیکھے اتنے سارے پروجیکٹ ہم نے اسٹارٹ کیے ہیں اس گزرے حکومت میں 5 سال میں. NICVD تھا آپ کا، NICVD پورے سندھ میں ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر ڈویژن میں ہم نے کی، بڑی وہ کامیاب جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے 4 لاکھ سے 70 لاکھ تک علاج مفت، علاج فری ہوتا ہے غریبوں کا. ہارٹ کا پیشنٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ گردوں کا مسئلہ ہوتا ہے، کڈنی کے سارے جو علاج ہوتے ہیں وہ سارے فری ہوتے ہیں. یہ سب سے بڑی ہم غریبوں کو فری علاج دے رہے ہیں. اس کے بعد یہ سارے جو سیلاب میں روڈز تباہ ہو گئے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں جو ہمارے 11-12 میں سیلاب آئے تھے، پورا سندھ کا اسٹرکچر تباہ ہو گیا تھا. تو اس کو بنانے میں ہمیں کافی ٹائم لگا. اب آپ دیکھیں کراچی سے نکلے، کشمور جائیں، آپ میرپور خاص جائیں، آپ تھر جائیں، کہیں بھی جائیں، آپ کو اتنا ساری ترقی آپ کو نظر نہیں آئے، روڈز کی ترقی نظر نہیں آ رہا. پھر آتے ہیں تھر پہ. تھر میں آپ نے دیکھا اتنا سارا ہم نے وہاں پہ لائٹ تھر پروجیکٹ میں بجلی تیار کی ہے جو نیشنل گرڈ میں جا رہی ہے. تقریباً 360 وولٹیج سے زیادہ
लाइट हम प्रोजेक्ट जा रहा है, नेशनल ग्रिड में जा रहा है, वो भी तो बिजली जा रही, वो भी तो सिंध ने बनाई, किसी और सूबे ने तो नहीं बनाई ना, वो भी प्रोजेक्ट सिंध का है, वो भी तरक्की सिंध के। उसके अलावा जितने सारे वहाँ पे थरकोल पे जितने लोग काम कर रहे, वो जितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है, उसके साथ साथ बाहर के लोग आ रहे हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ काफ़ी लोगों ने कहा है कि हमें लीज पे ये ब्लॉक्स चाहिए, हम बिजली पैदा करना चाह रहे हैं, सिंध में काम करना चाह रहे हैं, फॉरेनर्स कंपनीज आ रही हैं, काफ़ी हमें मिल रहे हैं सारा। और उसके साथ एयरपोर्ट, इस्लाम कोर्ट में आपने देखा होगा एयरपोर्ट बनाया है, तो वो लेकिन दौर बहुत ही तीसरी गवर्नमेंट है, तीसरी गवर्नमेंट है। इतनी सारी नौकरियां हमने जो दी है सिंध में, पुलिस में दी, टीचर्स दिए, इतने सारे जॉब्स दिए, वो भी सिंध में दी है ना, सिंध वालों ने दी। और आपने कराची में तरक्की देखी कि रोड सारे बने हुए, पूरा कराची का गंदगी से भरा हुआ है। तो हमें मिला था ना, गंदगी में मिला था, अब बन रहा है, इतने सारे ओवर। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या लग रही है इनका भी तीसरा दौर है और इनको भी 14 महीने हुए, ये करें कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? बिजनेस कम्युनिटी इनसे नाराज, अवाम इनसे नाराज, इत्तेहादी इनसे नाराज, कोई तबका, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बता दें, जो इनसे खुश हो वफा की गवर्नमेंट से? ये अपने आप से भी खुश नहीं है तो दूसरे लोग इनसे क्या खुश होंगे? देखिए, इनसे तो अवाम मायूस है और मुझे नहीं लगता कि आगे भी कोई ऐसे कोई काम करेंगे, क्योंकि आपकी जब गवर्नमेंट चलती है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी कैबिनेट होती है। स्ट्रॉन्ग कैबिनेट होगी, काम अच्छा होगा, डिसीजंस अच्छे आएंगे। अब यहाँ जो कैबिनेट्स हैं वो सारे लूले लंगड़े बैठे हुए हैं, जिन गवर्नमेंट्स के ऊपर आपने एलिगेशंस लगाई हैं उन्हीं के लोग आपने उठा के यहाँ बिठाए हुए हैं। ले दे के असद उमर साहब थे, वो अभी उनको मेरे ख्याल में उन्होंने कलम दान दे दिया है। बात यह है कि वो ही वॉज द मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन प्लानिंग इनिशिएटिव। इसके अलावा यह है कि हैरत ये होती है कि पीटीआई 22 साल की एक स्ट्रगल, इसमें कोई ऐसी है। लेकिन मैडम एक चीज तो बताएं, ये जो चेहरे होते हैं, कुछ चंद चेहरे नून लीग के दौर में भी आगे, पीपल्स पार्टी के दौर भी मिनिस्टर, जिस तरह मैं फवाद चौधरी साहब की बात करता हूं, जिस तरह फिरदौस आशिक अमान साहिबा की बात करता हूं, ये हर जगह फिट कैसे हो जाते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमें अब इस चीज़ को डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके जो कारकुन हैं उसको जो काम करता है ग्रास रूट लेवल से, उसको आगे रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। ये जो खुरदरो झाड़ियाँ जो आ जाते हैं, बरसाती मेंढक, ये तमाम पार्टीज बैठ के इस चीज़ पर डिसीजन करें कि ये हर गवर्नमेंट में ये आ जाते हैं और ये आगे ये एक्सपीरियंस है। हाँ, ये जो ये आए थे, इनके पास लोग नहीं थे जिनको गवर्नेंस का पता हो, हुक्मरानी का पता हो, तभी इन लोगों को आगे लाया गया है। या ये एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, तभी ये लोग आगे हैं। मेरी तहरीर में लिपटे हुए ताबूत ना खोल, ठीक है ना। वो बात ये है कि वो जो बात आप कह रहे हैं, मेरी आपने गुफ्तगू बीच में काट दी। आपका जो है अभी मेरी बहन जो है वो बहुत अच्छी बात कर रही थी, सिंध से जो है अच्छी बात कर रही थी, और मैं दुआ ये कर रही थी कि ये जो बात करें काश इसी तरह प्रैक्टिकली भी ये साबित हो। देखिए, जो भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने किया है, जो नहीं किया है, उस बात को छोड़ दे। जो मेन जो इस वक्त जो प्रॉब्लम चल रहा है, जो डॉग बाइट से लोग बच्चे मर रहे हैं, और जिस तरह से आज़रा पेट्रो साहिबा का जो बयान आया है, बड़ा इमेच्योर बयान था कि हम कुत्तों को समझाएं, हम कुत्तों को नहीं छेड़ें, और बच्चे कुत्तों को पत्थर नहीं मारें, कुत्ते बच्चों को नहीं काटेंगे। देखिए, ये वो बड़ी मैच्योर खातून है, हमारे साथ वो एमएनए रह चुकी है, बड़ी पढ़ी लिखी खातून है, हम एक्सपेक्ट नहीं करते उनसे ये इस किस्म की बात। लेकिन आपको पता, वैक्सीन जो होती है वो मरकज से आती है। जिस तरह पीर साहब पागारा ने कहा कि हम हुकूमत से मायूस हैं, सिंध को ये वैक्सीन भी नहीं दे रहे। बिल्कुल, हाँ। देखिए, नहीं दी इन्होंने, और इस पे जो है वो तो आप मरकज को तो आप छोड़ दीजिए, मरकज का तो पूरा फोकस जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे है। वो पहले नवाज शरीफ साहब के पीछे लगे हुए थे, अब वो जरदारी साहब को, लेकिन जो भी है मुझे नहीं पता कि क्या, लेकिन जो टीवी पे वो शख्स आ रहे होते हैं, वो काम पे एक बीमार शख्स आ रहा है। जो भी केसेस है, वो केसेस को आप अलग करेंगे, लेकिन एक पेशेंट को एज अ पेशेंट भी देखिए, खुदा का खौफ भी करना चाहिए। लेकिन मरकज़ तो कोई काम नहीं करेगा। मैं ये समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट खुद इनिशिएटिव ले,
खुद ये काम करें 18 अमेंडमेंट के बाद सारे इख्तियारात तो खुद ले लिए हैं अब। नहीं, और उनको इस चीज पे जो है ना उनको करना पड़ेगा। 18 अमेंडमेंट के बाद हमारा वो NFC अवार्ड भी मिलता है, वो नहीं मिल रहा है। हाँ, कुछ पैसे रुके हुए हैं, सही उसके करें। पैसे रुके हैं, अगर वो सारे पैसे मिलेंगे हमें CCI की मीटिंग भी कॉल नहीं करें, जो आइन में लिखा हुआ है, 1 साल हो गया। आइन के मुताबिक CCI की मीटिंग कॉल होगी तो ये तमाम जो हैं टॉपिक्स जो डिस्कस होंगे। जब आप मीटिंग, अब मसला तो वही बात आ गई ना कि CCI की मीटिंग कैसे कॉल होगी जब आपकी प्रायोरिटी पे होगी। आपकी प्रायोरिटी पे तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। अगर कोई बात करता है, अगर यहाँ मैं बैठ के गवर्नमेंट की 4 बातें करूंगी, कल मेरे घर में एक लेटर आया हुआ होगा, ठीक है, तो यहाँ तो ये कर रहे, डेमोक्रेसी कहाँ नजर आ रही है? हमें तो कोई डेमोक्रेसी नहीं नजर आ रही। आप जो है अगर कोई मीडिया पे कोई बंदा बात करता है तो आप उसके चैनल पे फौरन वहां से जो है एक बिल्कुल आप ना, लेकिन मैडम क्या ऐसी क्या 14 महीने के अंदर पीपल्स पार्टी का 5 साल का दौर चला, खामोशी से एहतजाज चलते रहे, नून लीग ने चलने दिया, पीपल्स पार्टी ने 5 साल नून लीग को चलने दिया। इस गवर्नमेंट का 14 महीने के अंदर एक एहतजाज भी होता है, लॉन्ग मार्च भी होते हैं, धरने भी होते हैं, एहतजाज भी होते हैं, जलसे भी होते हैं, जुलूस भी होते हैं। 14 महीने में गवर्नमेंट को आपने नाकाम कर दिया। देखिए, नाकाम तो उन्होंने खुद अपने आप को नाकाम कर रहे हैं। और जो ये बात कह रहे हैं कि जी वजीर आजम साहब ऐसा नहीं कर रहे कि वो रातों को फ़ोन कर रहे हैं किसी जज को, ये काम वजीर आजम साहब नहीं तो उनकी कैबिनेट कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही। और अगर जो है मुझे अगर बात करने देंगे या फिर हम चले जाते हैं गवर्नमेंट के लोग बोल लें, क्योंकि ये इनका यही रवैया असेंबली में भी है ना, दे डोंट अलाउ यू टू टॉक। तो जब आप किसी को बात नहीं करने देंगे, जब किसी की राय का एहतराम नहीं करेंगे, तो आपको तो डेमोक्रेसी की ABC नहीं पता। पहले आप स्कूल जाइए, डेमोक्रेसी की ABC सीख आइए, फिर उसके बाद आके यहाँ गवर्नमेंट कीजिए। गवर्नमेंट के आप अहली नहीं है, क्योंकि आप लोग जिस किस्म की गुफ्तगू आपकी है, जिस तरह के अल्फाज से आप लोगों को पुकारते हैं, तो ये एक सियासतदान को शोभा नहीं देता। आप आर्ग्यूमेंट से बात कीजिए। अगर आपने कोई काम किया है तो आप दिखाइए। आप ये कह रहे हैं कि हम काम हो रहा है, तो काम आपको नजर दिख रहा है, हमें दिख नहीं रहा। कैसे नहीं दिख रहा? लेकिन इस 14 महीने में कोई एक भी बड़ा करप्शन का केस साबित बाहर नहीं आया कि इन्होंने करप्शन की हो। एक भी केस नजर नहीं आया 14 महीने के अंदर। ये क्रेडिट तो जाता है हुकूमत को। क्रेडिट हुकूमत को। मुझे बताइए किस चीज का क्रेडिट दे रहे हैं आप? मुझे बताइए कि करप्शन नहीं हो रही इस मुल्क के अंदर। जब जाएंगे ना तो फिर आप ये देखिएगा, फिर आपको नजर आएगा आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या क्या नहीं हो रहा है। ये अब ये जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा। में देखें ना आप मेट्रो वाला। लेकिन आपको मैं क्या बताऊं डॉक्टर साहब, शुरू से ही गवर्नमेंट जाली है, गवर्नमेंट ना अहल है, गवर्नमेंट ना लायक है, गवर्नमेंट ये लोग लाए गए हैं, ये लोग बिठाए गए हैं। इससे पहले जो अहल आए थे, इससे पहले जो लायक आए थे, इससे पहले जो समझदार आया था, उन्होंने भी तो मुल्क के बेड़ा गर्क कर दिया ना। उन्होंने ही असल में। इम्तियाज साहब, एक चीज जो है मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट लाई गई है या सेलेक्ट हुई है या इलेक्ट हुई है या जो भी बात है, इसको आप छोड़ दीजिए। इस वक्त है हमें मुल्क को फोकस करना है। जिस तरह भी आए, आपको लग रहा है मुल्क इनकी प्रायोरिटी नहीं है? नहीं, अवाम इनकी प्रायोरिटी नहीं है। इनकी प्रायोरिटी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। उसमें ये बड़े ये बस इसी एजेंडे के तहत है, इसी प्रोग्राम के तहत लाए गए। जरा सा कुछ होता है तो अटेंशन डाइवर्ट कर देते हैं। जो बात कहते हैं उस पर कायम नहीं। बात यह है कि अभी इस वक्त जो है मईशत को देखें, फोकस करें, उसको देखें, उसको काम करें। आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को थोड़े दिन के लिए भूल जाइए, ठीक है। एनआरओ का जो गाना गा रहे हैं वो आप भूल जाइए। हमें पता है कि किस तरह से एनआरओ दिए जा रहे हैं और किस तरह से लोग जा रहे हैं। आप जो है ना ये बात ना करें, आके फिर आके एक्सप्लेन मत करें ना। जो बातें सब लोग देख रहे हैं, लोग समझ भी रहे हैं। जो इस वक्त मुल्क को दरपेश मसाइल हैं उनको फोकस किया जाए, उनको देखा जाए, उनको किस तरह से करना है। आप सिंध की अगर बात करें, सिंध में अगर जो रेबीज़ की वैक्सीन मौजूद नहीं है तो उसको इमरजेंसी हंगामी बुनियादों पे काम करें। उस पर अच्छा काम नहीं करना, ना चल जाने आंगन टेढ़ा, वो काम नहीं करना। लेकिन आपने हर एक को आपने शराइतें लगानी, हाँ इस वजह से ये नहीं हो रहा। अगर पिछली गवर्नमेंट्स ख़राब थी, नाअहल थी, करप्ट थी, जो भी था, अब आप काम कर लो। आपने काम भी नहीं करना। आप जो है सिवाय यहाँ बैठ के लोगों को मुख्तलिफ अल्फाज से पुकारना, मतलब ये चीज़ नहीं होती। ठीक है, आप कुछ शबनम, आप कुछ इस पे कमेंट्स करना चाहेंगे? जी, मैं ये कह रही थी कि जो अभी मैंने कहा कि वैक्सीन का प्रॉब्लम वो वफाक देता है, उसको देना चाहिए। अगर पैसे हमारे उनके पास है काफ़ी, हमारे पास जो सिंध में महदूद मसाइल हैं उसके हिसाब से हम काफ़ी अपने काम कर रहे हैं, सारे इदारे चल रहे हैं अपने हिसाब से।
वैक्सीन एक इस्लामाबाद से आती है, अगर उनके पास वफा के पैसे हैं, अगर हमारे पास शॉर्टेज है तो वो हमारी हेल्प करें, वो हमें पैसे दें और शॉर्टेज के लिए कि हम जो भी रिक्वायरमेंट है हमारी हॉस्पिटल्स में वो हम उनको पूरा करें। बाकी रही बात इनकी, हुकूमत चलाना आती नहीं है, क्रिटिसाइज करते हैं दूसरों पे, फलान गवर्नमेंट ऐसी थी, ऐसी जैसी थी तैसी थी, आपसे बेहतर थी, 100 दफ़ा आपसे बेहतर थी, वहाँ पे इतनी गुर्बत नहीं थी, वहाँ पे इतनी महंगाई नहीं थी, वहाँ पे बिजली इतनी गैस महंगी नहीं थी, वहाँ पे पेट्रोल डीजल हर चीज़ इतनी महंगी थी नहीं थी। और यहाँ पे आप देखें पूरा हमारा 70% पाकिस्तान एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। आपने देखा क्या असर किया एग्रीकल्चर का। ठीक है, ब्रेक का टाइम हो गया, रो रहे सब लोग ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आता हूं, कंटिन्यू करता हूं। वेलकम बैक। मैडम, आपकी प्रायोरिटी अवाम नहीं है, मसाइल नहीं है। खान साहब जितनी एनर्जी, जितनी तवानाई स्पीच में मुखालफिन के ऊपर तनकीद पे उसको सर्व करते हैं, इतना अगर अवामी मसाइल पे सोचें तो मसाइल हल नहीं होंगे अवाम में। देखिए, खान साहब की, प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच वो होती है जो इंसान सोचता है कि क्या हो क्या करे भी तो सही ना मैडम, सिर्फ सोचना है, सिर्फ बोलते हैं, आपका करते क्या कुछ ख्याल नहीं है, है। कर नहीं रहे वो। मैंने अभी आपको बताया कि $10 बिलियन का कर्जा अदा हुआ है, वो भी कर्जा लेकर कर्जा उतारा नहीं, कर्जा IMF के पास गए, UAE के पास गए, IMF का मैं अभी आपको पढ़ के सुनाती हूँ IMF के साथ हुआ क्या है, इन लोगों ने किया क्या है। 31 अगस्त 2018 को उस वक्त के वजीर खजाना जो थे असद उमर, उन्होंने एक पूरी लिस्ट दी थी जिसमें दिखाया गया था कि किस तरह IMF का कर्जा ले लेके इन लोगों ने उनको अदायगियां नहीं लिया उन्होंने, आपने भी तो लिया ना। ओ भाई, 30 दफा लेने में और 1 दफा लेने में हमने क्यों लिया? क्योंकि वो सारा पैसा खा चुके थे। आप बात पूरी करने दें मुझे। उन लोगों ने उसकी किस्तें तो देना दूर की बात, कर्जा अदा ही नहीं किया। वापस जब आप कर्जा नहीं अदा करते, 30 दफा आप गए IMF के पास और उनकी रिपेमेंट नहीं हुई है और वो कुछ कह भी नहीं रहे क्योंकि वो चाहते हैं कि आप डूब जाएं। लेकिन इस वक्त जो पैसा लिया गया है वो उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है जिसके ऊपर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर महंगाई है तो उसकी एक रीज़न है, इसलिए कि अभी हम रुपया जो है वो आर्टिफिशियली नहीं छाप रहे, डॉलर को एक जगह पे मुतय्यन नहीं रख रहे, इसलिए कि अगर हम रुपया छापेंगे तो डॉलर एक जगह पे रहेगा, जिसकी सब्सिडी देनी पड़ती है गवर्नमेंट को। क्या वजह थी? उनके दौर में इतनी महंगाई नहीं थी, आपके दौर में महंगाई। इसी का जवाब दे रही हूँ मैं, इसी का जवाब दे रही हूँ मैं कि वो आर्टिफिशियल रुपए को छाप छाप के उन्होंने एक जगह पे रखा हुआ था। जो मर्जी दुनिया में हो जाए, पेट्रोल महंगा हो गया, नहीं, डॉलर 100 रुपए से आगे नहीं जाएगा, कुछ और महंगा हो गया, डॉलर उससे नहीं जाएगा, क्योंकि हम आर्टिफिशियली रुपया छाप रहे थे। जब आप आर्टिफिशियली रुपया छापते हैं तो आपका मुल्क नीचे की तरफ जा रहा होता है। और जब हम आए हैं और आके जब देखी है ये वाली हालत, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम मुल्क और क्या फर्क क्या है? आपकी गवर्नमेंट डाउन में आप भी टैक्स लगा रहे हैं, आप भी पेट्रोल महंगा, आप भी बिजली महंगी, आप भी सब चीजें वही करें जो पिछली गवर्नमेंट, आप में उनमें फर्क क्या? हमें फर्क ये है कि हम अगर महंगा कर रहे हैं तो जेन्युइनली महंगा हो रहा है, और वो पैसा जो भी हो रहा है, आ रहा है गवर्नमेंट के पास, वो या तो कर्ज उतारने में अदा हो रहा है या उन चीज़ों में अदा हो रहा है, उन प्लानिंग्स में ऊपर और उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जिसकी वजह से मुल्क तरक्की करेगा। महंगाई बिल्कुल टेम्परेरी है, ये 2 साल से ऊपर ये महंगाई नहीं जाएगी। इसके फौरन बाद आप देखिएगा चीज़ें आस्ता आस्ता करके नीचे आना शुरू होंगी। टमाटर जैसे अभी कल ही 100 रुपये नीचे आ गया। टमाटर की कीमत क्यों बढ़ी, ज़राअत क्यों ख़राब हुई? इस मौसम में जब फसल आपकी तैयार होती है और बारिश हो जाए तो आप सबको पता होगा कि फसल बेइंतहा बुरी तरह मुतासर होती है, तबाह होती है। उस सूरत में वो तबाह हुई और उसकी वजह से सारा हम एकदम सब्जियों की कीमत बढ़ गई। गरीब आदमी खाता ही सब्जी है, लेकिन इस दफा हमारी वजह से नहीं। दूसरी चीज, आप अगर चाइना में बैठकर, दुनिया में बैठकर बार बार वजीर आजम, सबसे बड़ी पोस्ट होती है, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, अगर वो कहे कि मेरे मुल्क के अंदर चोर हैं, मेरे मुल्क के अंदर डाकू हैं, टैक्स चोर हैं, तो कौन इन्वेस्टमेंट करने आएगा? सब लोग आएंगे और आ रहे हैं। ये आजकल इंटरनेट का ज़माना है। मैं जो बात कर रही हूँ ना, 10 मिनट बाद वो इंटरनेट पे होगी। दुनिया के किसी कोने में कोई आदमी मुझे जानता है तो वो निकाल के देखना शुरू हो जाएगा। इस ज़माने में कोई चीज़ छुपी भी नहीं है। हर एक को पता है कि यहाँ पे कितनी करप्शन हुई है, हर एक को पता है ये मुल्क कितना कर्जे में गया हुआ है। जो मुल्क ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाने वाला था, उसको वहाँ पे रोका है, उसको बचाया है उस चीज़ से। तो ये कोई छोटी सी चीज़ नहीं है। वो अगर जाके ये बात करते हैं कि करप्शन है, लोग टैक्स नहीं दे रहे, तो इसमें गलत क्या है? और दूसरी बात ये कि अगर आप ये समझते हैं कि अवेयरनेस नहीं है, तो पूरी दुनिया को पता है इस बात का। तो ये वजीर आजम कहता फिरे
کہ ہمارے پاس چور ہیں، ہمارے پاس ڈاکو ہیں. کیا چور صرف مخالفین میں آپ کے اپنی پارٹی کے اندر، کابینہ کے اندر لیفٹ رائٹ لوگ نہیں بیٹھے؟ بالکل کرپٹ ہیں، ہماری کابینہ میں بھی کرپٹ ہیں، ان لوگوں نے کرپشن کی ہے ان کے دور میں. وہ ہماری پارٹی میں آگے کرپشن نہیں کر رہے اور کر سکتے بھی نہیں ہیں. یہاں پہ ایک بہت ویجیلنٹ آیا ہے جو ان کے اوپر نظر رکھتی ہے کہ اگر کوئی ذرا سا بھی ٹریک سے ہٹ رہا ہے تو اس کو فوراً، آپ کو پتہ ہے عمران خان کی مجبوری کیا تھی؟ عمران خان کی مجبوری کیا تھی؟ عمران خان نے کیوں سودے بازی کی؟ ایسے لوگوں کو کیوں کابینہ میں رکھا ہے جن کا پتہ ہے کہ یہ کیسز میں نیب کے اندر ریفرنس کیوں رکھا ہے؟ دیکھیں پاکستان میں نا اس وقت میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم میں سے آلموسٹ 90% لوگ کرپٹ ہیں. شاید میں بھی ہوں، شاید آپ بھی. نہ میں تو نہیں ہوں، میں کبھی بھی نہیں ہوں. ٹی وی پہ سامنے کہہ کے آپ کہہ رہی کہ امتیاز میر آپ کرپٹ ہیں، ایسے نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا. ہم ہیں کرپٹ، میں آپ کو بتا رہی ہوں. ہم یہ عمران خان کی طرح، عمران خان ایماندار، باقی سب کرپٹ. یہ تو بہت عمران خان صاحب نے یہ بات تو بہت ہی عجیب ہے. جواب دے میڈم کا. اس لیے کہ ہم میں سے ہر انسان کو عادت ہے، آپ اپنے کوک کو بھیجیں وہ کچھ نہ کچھ پیسے مارے گا، ڈرائیور کو بھیجیں پیٹرول لینے وہ کچھ نہ کچھ مارے گا، کسی مالی کو دیکھ لیں وہ اپنے کام میں ڈنڈی مارے گا. ماسی ہر بندے کو عادت ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں. اور اس میں زمین آسمان کا بے شک فرق ہو. میں بات یہ کر رہی ہوں کہ ہم پرون ٹورڈز کرپشن ہو چکے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا کرپشن ہے کیا نہیں. میرے بچپن میں کوئی آدمی شراب پیتا تھا تو برا ہوتا تھا، کوئی آدمی رشوت لیتا تھا تو برا ہوتا تھا. آج کے زمانے میں جو مرضی وہ کر لے، اس کے پاس پیسہ ہے وہ بڑا عزت. ٹھیک ہے میڈم، کہتی ہیں سوسائٹی کرپٹ ہو گئی. سوسائٹی، میڈم جو کہنا چاہتی تھے سوسائٹی کرپٹ ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ میڈم کہہ رہی کہ نہیں عمران خان صاحب اچھے کام کریں، ہمارے ملک کے اندر ڈاکو چور ہیں سب کچھ؟ بات یہ ہے کہ ان کی باتیں تو آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارا موجودہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ میں کنٹینر پہ نہیں کھڑا ہوں، میں اسپیچ کر رہا ہوں، میں آج وزیر اعظم ہوں، وہ سارا حملہ اپوزیشن پہ کر رہا ہے. آپ خود بتاؤ، وزیر اعظم ہو، اپنی نئی پلاننگ بتاؤ، نیا خواب دکھاؤ یوتھ کے لیے، پاکستان کے لیے. کیا آپ پلاننگ کر رہے ہیں؟ آپ کیا نئے منصوبے لا رہے ہیں؟ آپ کیا لا رہے ہیں؟ فلان وہ بیمار تھا، نہیں تھا، یوں تھا. اربوں روپے کی کرپشن پھر کروڑوں پہ آ گیا، 50 روپے پہ آ گیا. ٹھیک ہے، آپ آدھا منٹ ہے. آپ میڈم کیا ڈاکٹر صاحبہ کیا کہیں گی؟ دیکھیے میں تو یہ باتیں بڑی عجیب سی ہیں ہو رہی ہیں. صرف میں یہ کہوں گی کہ فوکس کریں جو اس وقت ملک جن مسائل میں گھرا ہوا ہے ان کو کس طرح سے مسائل سے نکالنا ہے، بجائے یہ کہ یہاں سے آپ دوسرے ملک میں جائیں اور آپ اپنے ملک کو ڈیفیم کریں. وزیر اعظم صاحب کو اپنے لفظوں کو سلیکٹ کر کے سمجھ سے بات کریں. ٹھیک ہے، ملک کے اندر کرپشن ضرور ہے، لیکن یہ کہنا کہ ہر کوئی کرپٹ ہے یہ تاثر صحیح نہیں ہے. عمران خان صاحب کو، وزیر اعظم محترم جناب کو ضرور اپنا ٹرم پورا کرنا چاہیے. سسٹم اور جمہوریت چلنی چاہیے. کہتے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا، کہتے ہیں کہ وہ بیمار ہے، میں نے رحم کھایا، مجھے رحم آ گیا. اب ان کے اوپر شک ہے کہ وہ کیسے سیڑھیاں چڑھ رہے تھے. مولانا فضل الرحمان خالی ہاتھ گیا. کیسے خالی ہاتھ گیا؟ آپ پوچھیں اپنے پرویز الہی صاحب کو. ملک کے حالات آپ کے سامنے، اتحادی بھی خوش نہیں ہے اس گورنمنٹ سے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.